आम लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह से ही लागू कर दी गई हैं। मदर डेयरी ने कहा है कि गाय के दूध और टोकन वाले दूध की कीमतों में फिलहाल किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। मदर डेयरी ने एनसीआर में फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। कंपनी ने कहा है कि कच्चे दूध के दाम में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि मदर डेयरी ने इस साल अब तक 5वीं बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर केंद्र सरकार एक्शन मोड पर है। आज देश भर के अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रहेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को चिट्ठी लिखकर मॉक ड्रिल का आदेश दिए थे। देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में होने वाले मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की उपलब्धता की जाँच की जाएगी। यूपी के आगरा में चीन से लौटे शख्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा ही था कि अब बिहार के गया में 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गया एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच के दौरान इंग्लैंड और म्यांमार से आए 4 पर्यटकों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद गया का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। इन चारों पर्यटकों के संपर्क में आए लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है और संक्रमित लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। गौरतलब है कि गया में 2 दिवसीय बौद्ध सेमिनार में विश्व के कई कोनों से बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 3432 हो गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी यात्री म्यांमार से आए थे और इन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में हर स्थिति से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। सोमवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। अस्पताल में जरूरी दवाइयों की कमी न हो, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने 104 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड जारी किया है। उधर बिहार के गया एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले 4 यात्रियों के संक्रमित पाए जाने के बाद बंगाल के कोलकाता हवाई अड्डे पर भी 2 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। दोनों यात्री दुबई और मलेशिया से कोलकाता आए थे। दोनों मरीजों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने नए साल के जश्न और मास्क को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने मूवी थिएटर, स्कूल और कॉलेजों के अंदर मास्क अनिवार्य कर दिया है। पब, रेस्टोरेंट और बार में नए साल का जश्न मनाने के लिए मास्क अनिवार्य होगा। नए साल का जश्न रात 1 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। सोमवार को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित था। पीएम मोदी ने इस दौरान वीर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में मुगलों की धार्मिक कट्टरता और साहिबजादों के साहस का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि साहस, शौर्य और बलिदान के प्रतीक थे साहिबजादे। पीएम मोदी ने इस दौरान मार्च पास्ट और शब्द कीर्तन में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती हैं। कभी कभी जब कहीं नहीं पहुंच पाते हैं तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर उन स्थानों पर जाते हैं। अपने इस बयान में खुर्शीद ने राहुल को भगवान राम तो कांग्रेसियों को भरत बता दिया। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे चौंकाने वाला बयान बताया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी खुर्शीद के बयान की जमकर खिंचाई हो रही है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने साझा अभियान में समुद्री सीमा के पास पाकिस्तानी नाव को रोक लिया है। ये नाव हथियारों से लदी थी और इसमें करोड़ों का ड्रग्स भरा था। संदिग्ध नाव से तलाशी के दौरान इसमें से हथियार, गोला बारूद और लगभग 40 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किया गया है। इस ड्रग्स की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ 10 पाकिस्तानी ड्रग माफिया भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में पूछताछ की जा रही है और ड्रग्स के नेटवर्क का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। दक्षिण भारत में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा 2024 की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कोयम्बटूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ राज्य में पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने की मुहिम के तहत मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों के साथ लंच भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा तमिलनाडु के प्रसिद्ध कोट्टई ईश्वरन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक के दौरान राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ चर्चा करेंगे। इस मुद्दे में के रेल परियोजनाओं और बफर जोन मानदंड जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम पिनाराई पार्टी के पोलित ब्यूरो की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विभिन्न सीमा संगठन बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
इसकी लागत 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन 27 परियोजनाओं में से 4 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, 8 लद्दाख में, 2 राजस्थान में और 3 पंजाब और उत्तराखंड में हैं। इन नई परियोजनाओं के साथ बीआरओ इस साल में 103 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करेगा। इन परियोजनाओं में सड़कों के साथ कई पुल और सस्पेंशन ब्रिज शामिल हैं। माना जा रहा है कि इससे बॉर्डर पर बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। इस मामले में वालिद पुलिस अभी तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। वहीं तुनिशा के करीबी को एक्टर शीजान मोहम्मद खान से भी लगातार पूछताछ जारी है। उधर तुनिशा को अंतिम विदाई देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सोमवार देर रात तुनिशा के शव को जेजे हॉस्पिटल से टेम्बा अस्पताल ले जाया गया। आज शव को अंतिम दर्शन के लिए मीरा रोड स्थित घर पर रखा जाएगा और शाम को 4 बजे मीरा रोड इलाके में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। तुनिशा के घर वाले और करीबी रिश्तेदार भी मुंबई पहुंच चुके हैं। तुनिशा शर्मा के सुसाइड ने पूरी इंडस्ट्री को और उनके परिवार वालों को हिलाकर रख दिया है। तुनिशा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बेटी के लिए न्याय मांगा है। कटघरे में खड़े शीजान मोहम्मद खान पर तुनिशा की मां ने बेटी को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। सोमवार को पूछताछ में शीजान ने ब्रेकअप और तुनिशा के साथ रिश्ते पर कई खुलासे किए। आखिरकार मौत की गुत्थी आखिरी 15 मिनट में सिमट कर रह गई। तुनिशा की मां ने आरोपी शीजान के खिलाफ कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं उसके मामा ने भी इस घटना में लव जिहाद का शक जाहिर किया है। दिल्ली में ठंड इस कदर बढ़ रही है कि सोमवार को पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पर पहुंच गया। राजधानी में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर, ब्लोअर जैसे दूसरे उपकरणों का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते सोमवार को बिजली की डिमांड इस मौसम में पीक पर पहुंच गई। कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ ही दिल्ली में बिजली की खपत भी बढ़ गई है। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम बिजली की मांग 4803 मेगावाट पर पहुंच गई। 2019 के बाद सर्दियों में बिजली की खपत ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये इस मौसम में सर्वाधिक मांग है। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। बता दें, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बार प्रदेश में करीब 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है, जिसके लिए राज्य सरकार ने सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया है। एमसीडी चुनाव के बाद अब दिल्ली में महापौर के निर्वाचन के लिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मंगलवार को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी ने इन दोनों पदों पर आम आदमी पार्टी को टक्कर देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि मेयर पद के लिए पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत का नाम लगभग तय हो चुका है। हालांकि पार्टी की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इधर महापौर और उप महापौर पदों के लिए आप पार्टी के उम्मीदवारों शैली ओबराय और ओले मोहम्मद इकबाल ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। आज बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का बर्थडे है। बॉक्स ऑफिस के सबसे सफल अभिनेता का तमगा अपने नाम कर चुके सलमान खान इस साल अपना 57वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज फिर सलमान खान के बर्थडे पर ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। खास बात यह कि सलमान खान और उनकी भांजी आयत दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता है। आयत आज 3 साल की हो जाएंगी। सलमान के फैंस उन्हें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विश कर रहे हैं। बॉलीवुड जगत से भी उन्हें कई नामी हस्तियों ने जन्मदिन की बधाई दी है। गुजरात के नाडियाद में एक बीएसएफ जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जवान अपनी बेटी के वायरल वीडियो से नाराज होकर आरोपी युवक को डांटने के लिए उसके घर पहुंचा था, जहां बीएसएफ जवान पर 7 लोगों ने मिलकर लाठी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें घटना स्थल पर ही बीएसएफ जवान की मौत हो गई। जवान के साथ उसका बेटा भी मौजूद था। बेटे को भी बुरी तरह पीटा गया। जवान के बेटे नवदीप को सिर पे गंभीर चोटें आई हैं, जिसका अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के सूरत के एक गांव में सरपंच की हैवानियत का वीडियो सामने आया है। हजीरा के राजगरी गांव के सरपंच ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। सरपंच की दबंगई देखिए। पहले युवक को कार से टक्कर मारी, फिर जमकर पिटाई की और रस्सी से बांधकर युवक को करीब 500 मीटर तक घसीटा। पिटाई के चलते युवक की आंख पर गंभीर चोट भी आई है। सरपंच की दबंगई का वीडियो इलाके में काफी वायरल हो रहा है। वहीं गांव के लोगों ने सरपंच के परिवार पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस आयुक्त में शिकायत दी है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने
अभी तक सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दक्षिण बंगाल सीमांत के अंतर्गत सीमा चौकी बैरागाटा में बीएसएफ ने सीमा पर मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक बच्ची को पकड़ लिया। बता दें, जवानों को बीएसएफ की खुफिया शाखा से जानकारी मिली थी एक बच्ची मादक पदार्थ के साथ सीमा की तरफ जा रही है। वहीं 107 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ी गई बच्ची की उम्र मात्र 7 साल बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान बच्ची ने बताया कि ये सामान उसे उसकी मम्मी ने दिया था, जिसे वो अपनी दादी को सौंपने वाली थी। फिलहाल जब्त पदार्थ और बच्ची को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना रघुनाथगंज को सौंप दिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लंबे समय के बाद हुई सिंडिकेट की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं सिंडिकेट बैठक के दौरान अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा गया। हालांकि सिंडिकेट बैठक में कई अहम फैसले हुए, जिसमें पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पीएटी में साक्षात्कार के नंबर का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया, जिसकी मांग छात्र कर रहे थे। गुजरात के सूरत से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पूर्व पति ने भयानक वारदात को अंजाम दे दिया। बता दें, आरोपी ने अपनी ही पूर्व पत्नी को एचआईवी पॉजिटिव मरीज के खून का इंजेक्शन दे दिया। वहीं इंजेक्शन देते ही वो महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, आरोपी का नाम शंकर है, जिसने शक की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुजरात के भैसाना जिले के गांव बिसतपुरा में बड़ा हादसा हो गया, जहां पैराग्लाइडिंग के दौरान एक विदेशी नागरिक की गिरने से मौत हो गई। विदेशी नागरिक का नाम शिन ब्योंग-वोन है, जो दक्षिण कोरिया से भारत घूमने आया था। बता दें, किसी दोस्त के कहने पर गांव के एक महोत्सव में वो पुष्प वर्षा करने वाला था, जिसके लिए ट्रायल किया जा रहा था। तभी शिन ब्योंग-वोन का संतुलन बिगड़ गया और वो 50 फीट ऊपर से सीधे जमीन पर गिर गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। यूपी के लखनऊ की सीतापुर रोड पर शेरपुर इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां एक भाई ने अपनी छोटी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। साथ ही आरोपी भाई ने शव को घर के अंदर ही दफना दिया। बता दें, आरोपी भाई हिमांशु सिंह ने अवैध संबंधों के शक में बहन को जान से मार दिया। वहीं इस घटना का खुलासा एक गोपनीय फोन से हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घर पर छापेमारी कर शव को बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने युवती के आरोपी भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के लखनऊ के गोसाईगंज से 6 दिन पहले लापता हुए युवक का शव इंदिरा नहर में मिला है। वहीं शव मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें, लापता युवक मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग था, जिसकी तलाश पुलिस और परिजन कर रहे थे। हालांकि कई दिन पहले युवक की चप्पल और जैकेट नई जेल के पास इंदिरा नहर किनारे मिली थी, जिसके बाद गोसाईगंज पुलिस और एनडीआरएफ की टीम नहर के आसपास लापता युवक की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के कालना इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने एक युवक को चोरी के आरोप में एक खंभे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। वही घटना के बाद कालना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को बचाकर अपने हिरासत में ले लिया। बता दें, स्थानीय लोगों ने टोटो की बैटरी चुराकर ले जा रहे एक युवक को पकड़ा और बाद में उस युवक ने चोरी की बात भी कबूल कर ली, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसे खंभे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। हिमाचल में पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रविवार को यहां पर हल्की बर्फबारी हुई। लाहौल की तरफ जाने वाले पर्यटक वाहनों को अधिक बर्फबारी होने की आशंका के चलते सोलंग नाला से आगे जाने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि लाहौल की ओर जाने वाले स्थानीय वाहनों को आगे जाने दिया गया। बता दें कि इन दिनों मनाली में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी रोज जा रहे हैं, जिसके चलते यहां जाम की स्थिति बनी हुई है। लाहौल स्पीति प्रशासन की माने तो क्रिसमस मनाने के लिए रविवार को करीब 10,000 गाड़ियां रोहतांग टनल से गुजरी। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह सोमवार को बिहार के बेतिया पहुंची। उन्होंने नगर निगम की मेयर प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने अपनी स्कूटी से ही क्षेत्र में भ्रमण किया। नंगे पैर, चेहरा ढके, काला चश्मा लगाए स्कूटी पर बैठी अक्षरा सिंह को देखते ही उनके प्रशंसक पीछे दौड़ने लगे। अक्षरा सिंह ने नगर निगम मेयर प्रत्याशी गरिमा देवी सिकरिया के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। पूरे क्षेत्र में अक्षरा सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान दर्शकों की भारी भीड़ रोड शो में देखने को मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिन जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जेलेंस्की ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर
बात की और G20 की सफल अध्यक्षता की कामना की। इसी मंच पर मैंने शांति फार्मूला की घोषणा की और अब मैं इसे लागू करने में भारत की भागीदारी की उम्मीद करता हूं। मैंने मानवीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र में समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।